32वां पॉइंट, आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद की 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विषय अधिवेशन तक आहूत किया जा सकता है। जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। पहला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। दूसरा, संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तीसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक विवरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संसाधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिससे आपातकाल संभव या समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में
लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकते हैं अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकते हैं। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से सामान्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है।
द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं। इन विधियों व कार्यों को नहीं जो उनके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। पहला, अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। तीसरा, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पा अवधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। छठवां पॉइंट है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। सातवां, अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से सामान्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 ईस्वी में वापस ले ली गई थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 माह की होती है। अधिकतम
3 वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। नोट: सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 19/7/1990 ईस्वी से 9/10/1996 तक के लिए। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा इसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। वित्तीय आपात का प्रभाव। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारों के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। चौथा, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। 33वां पॉइंट है जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 काफ़ी चर्चित तथा विवादित रहा है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 370 एक क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 एक ख में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं। संसद की शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत को शक्ति दी गई है। कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके भारत का राष्ट्रपति करेगा। अगर इस प्रक्रिया द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि संघ सूची या समवर्ती सूची का कोई विषय विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय संसद उस पर विधि बनाने के लिए सक्षम होगी। विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। अनुच्छेद 370 एक ग में कहा गया है
कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 व अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 एक घ में बताया गया है कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर किसी प्रकार लागू हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है, किंतु राष्ट्रपति को ऐसे आदेश जारी करने की निरंकुश शक्ति नहीं है। इस संबंध में 2 नियम हैं। पहला, अगर कोई आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है तो वह जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श करके ही जारी किया जाएगा। दूसरा, जो आदेश विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित हैं, वे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद 370(2) इस बात की व्यवस्था करता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना कर सके। अनुच्छेद 370(3) का संबंध इस बात से है कि अनुच्छेद 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो इसकी विधि क्या होगी। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह घोषित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवाद तथा सुधारों के साथ प्रवर्तन में रहेगा जो वे निर्दिष्ट करें, किंतु वह ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की है। अनुच्छेद 370 और 35(a) को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार जो थे वो इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग संविधान और ध्वज था। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने तथा संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की मंजूरी चाहिए होती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। राज्य में आपात स्थिति में राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर दंड संहिता लागू थी। बाहरी राज्यों का व्यक्ति न मतदान कर सकता था और न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्य सभा ने 5 अगस्त को, एक लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239(a) के तहत पांडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें होगी।
विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था। दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान अब अपराध माना जाएगा। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस एवं आईएएस अधिकार यूटी कैडेट के अधिकारी हो जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेषाधिकार खत्म होगा। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनाव में उम्मीदवार बन सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे।